और हम शामिल करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट को। दीवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नीरज दीवान हमारे ओवरऑल नई प्रोग्रामिंग के पार्ट हैं, फंडामेंटल्स पे वो हमारे साथ हफ्ते में कुछ दिन जोड़ा करेंगे और अपने चॉइसेस ऑफ स्टॉक पिक्स शेयर किया करेंगे। दीवान साहब गुड मॉर्निंग। दीवान के दबंग शेयर, ये हमने आपका शीर्षक रखा है आपके सेगमेंट का। तो पहले दीवान साहब ये बताइए, मैं जानता हूँ आप मिड कैप स्मॉल कैप बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, आप कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स शेयर करेंगे, लेकिन एक व्यू दे दीजिए, क्या पीक ऑफ पेसिमिज्म हमारे पीछे है? इज इट वर्स्ट ओवर? आपके हिसाब से बॉटम बन गया है? या गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू मुझे इस प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। मेरे हिसाब से जिस तरह की फॉल मार्केट में देखने को मिली थी यूक्रेन रशिया के झगड़े के कारण, आई थिंक वो जो एक बॉटम बना था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बन गया है। मुझे लगता नहीं कि मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनसाइड है इस लेवल से, पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर मार्केट एक टाइम करेक्शन कर सकती है, कंसोलिडेशन कर सकती है। अभी जो हम देख रहे थे, एक बाउंस बैक देख रहे थे जो हमने, फिर कल सेल ऑफ देखा, फिर आज थोड़ा बाउंस कर रही है मार्केट। आई थिंक ये बाउंस बैक लगता है ये जब तक किसी थोड़ा ऊंचा जाके वहां पे कंसोलिडेट नहीं करेगा तब तक और ऊपर की चाल देखना मुश्किल है अभी। पर अभी से लेके आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने मार्केट में थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है, बिकॉज एक तरह के काफी ज्यादा करेक्शन आई थी तो काफी लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो धीरे धीरे मार्केट में दोबारा मोमेंटम बनता है और लोग वापस आते हैं, और आई थिंक वो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। ओके नीरज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगने वाला है तो ये सेक्टोरल चर्निंग होगी, तो इसमें लीडर कौन साबित होने वाला है और थोड़ा पीछे कौन रहेगा? मुझे लगता है जो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक है, बिकॉज हमारे लिए एक सबसे बड़ी चीज है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ। वहाँ हमने कुछ ग्रीन शूट जरूर देखते हमको दिखे थे। हमने देखा था जैसे कमर्शियल व्हीकल्स में भी अच्छे नंबर आ रहे थे मंथ ऑन मंथ। हमने देखा, अब जब हम कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी से बात करते हैं, पहले बोल रहे थे कि मीडियम व्हीकल्स में अच्छी डिमांड है, वो कैसे हैवी व्हीकल में भी डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स है, आई थिंक वो लीडर्स रह सकते हैं इस अगली रैली के, जो मुझे लगता है कि अब से लेके नेक्स्ट कम से कम 9 महीने साल चलनी चाहिए। उसके बाद आई थिंक इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे पहुंचते हैं, कितनी तेजी से बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, उससे फिर आगे का मूवमेंट देखने को समझ आएगी। बिल्कुल ना। तो नीरज, आपके ऐसे में आपकी क्या होंगी ट्रेडिंग पिक्स? आपके दबंग शेयर कौन से होंगे? बेसिकली मैंने अभी अपने पहले पिक के लिए सबसे ब्लू चिप स्टॉक को चुना है, एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि ब्लू चिप स्टॉक्स लिए, बट ब्लू चिप स्टॉक्स को लेना एक सही प्राइस पे लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप ऊपर के दामों में ले लेंगे तो फिर वो आपको काफी देर तक रिटर्न नहीं देगा। एचडीएफसी लिमिटेड अगर आप देखें तो 3000 के ऊपर का रेट था इसका, वो करेक्ट होके अभी अभी भी 2270 2300 के रेट पे चल रहा है, तो काफी करेक्ट कर गया 700 रुपए, मतलब मोर देन 20% ऊपर से करेक्शन हो गई है। तो मुझे लगता है कि अच्छा टाइम है एचडीएफसी लिमिटेड को लेने का। एक तो इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये ब्लू चिप स्टॉक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में टॉप मोस्ट शेयर है। इसका लिक्विडिटी क्राइसिस जब हुआ था 2018, वहां से लेके अभी तक इन्होंने अपना 200 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर बढ़ाया है, तो लोगों को बड़े कंपनी से डील करना अब ज्यादा सेफ लगता है, तो उसकी वजह से इसको फायदा हुआ है। इसने लास्ट 3 साल में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, और इसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी बहुत सॉलिड है। अगर आप देखें तो इसकी टियर 1 कैपिटल 21.7% है, क्योंकि ये अपने डिपॉजिट लेते हैं। 32% इनका जो प्रोपोर्शन है वो डिपॉजिट अपने डिपॉजिट से है, तो एक बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी। अब इनकी बिकॉज इन्होंने अपने 83% जो लोन की सोर्सिंग करते हैं वो खुद करते हैं, तो इसलिए इनका कॉस्ट भी काफी कम पड़ता है। इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत ही लोएस्ट है, इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे लोएस्ट में 7.7% है, तो उस हिसाब से इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। हाँ, एक Q1 ऑफ दिस ईयर और Q3 में थोड़ा ग्रॉस एनपी बढ़ा था बिकॉज ऑफ द कोविड बैकलॉग, तो वो दिसंबर में लगता है पीक कर गया, और उसके बाद कलेक्शन इवन इंडिविजुअल की भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, और होलसेल मार्केट में भी बिकॉज फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं तो वहां भी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो वर्स्ट जो एक पीरियड आया था, क्योंकि इनका कभी भी ग्रॉस एनपी 1% से ज्यादा नहीं रहा। ये 2 क्वार्टर में जरूर 1.3 1.4 गया था, आई थिंक वो टेम्पररी था बिकॉज ऑफ कोविड, which will start coming back to less than 1% the next couple of quarters.
इसके अलावा इसकी जो ग्रुप कंपनीज है जिसमें इसका स्टेक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी अर्गो, उसी से अगर आप खाली उनकी वैल्यू देखें, एक होल्डिंग कंपनी 25-30% डिस्काउंट देने के बाद भी 1200 से 1400 रुपए तो उसी की वजह से इसमें वैल्यू आती है। और इसकी अपनी ये हमेशा ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से 4.2 टाइम चलता है। इस वक्त ये 3.2 टाइम चल रहा है। तो इसकी अपनी वैल्यू हमारे हिसाब से कम 2200, 2100 होनी चाहिए। और अगर आप इसको दूसरी ग्रुप कंपनी की वैल्यू भी जोड़ें तो यहाँ से अच्छा एक अपसाइड मिल सकता है इन्वेस्टर के लिए। आई थिंक इसको यहाँ से इन्वेस्ट करें फॉर 1 to 2 years एंड आपको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। हाँ, एक मैं इसमें जो रिस्क यही है कि बिकॉज एफआईएस की सेलिंग जो इतनी हुई है जिसकी वजह से स्टॉक भी करेक्ट हुआ है, अगर वो बहुत कंटिन्यू करती है तो थोड़ा डाउनसाइड रिस्क यहाँ से मुझे लगता है 5 से 10% का हो सकता है, बट अपसाइड एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप इसको 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बढ़िया। ये स्टॉक तो बहुत डिस्कस होता है, बट इस तरह से जो आपने समझाया है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया है। स्पेशली ये बैंक की तरह लो कॉस्ट डिपॉजिट जो जमा कर लेता है वो आई थिंक इसकी सीक्रेट सॉस है अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। नीरज, दूसरा स्टॉक आपका कौन सा होगा एचडीएफसी लिमिटेड के बाद आज शेयर करने के लिए? बेसिकली रेडिंगटन एक और स्टॉक है। रेडिंगटन जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो मोबाइल फोन, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस उनको डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वो इंडिया के अलावा अफ्रीका और अदर कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उसका बिकॉज ऑफ ये चिप शॉर्टेज की वजह से लेटली मोबिलिटी में थोड़ा सा उसका ग्रोथ कम हुआ था, बट एंटरप्राइज सोल्यूशन में ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो मोबिलिटी में जो उसका जो डिग्रोथ हुआ था वो मुझे लगता है कि आगे चलते हुए चिप शॉर्टेज जैसे जैसे ठीक होगी वो इम्प्रूव होगा, पर उसके चलते हुए जो इंटरप्राइज सोल्यूशन में इसको अच्छा एक जो पेंटअप डिमांड थी वहां पे उसकी वजह से अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, उनसे इसके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो एक वहां के मार्जिन इंप्रूव होंगे, प्लस इन्होंने क्या एक सोलर प्रोडक्ट्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी है जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स से लेकर वो इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा बिकॉज इनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्ट, इनके 200 से ज्यादा अपने वेयर हाउसेज हैं, तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का भी काम शुरू कर दिया है जहां पे ये फोकस कर रहे हैं क्योंकि मार्जिन बेटर है और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इनके पास है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलते हुए इनको उसका फायदा होगा। तो ये सब को देखते हुए इनकी जो रिटर्न रेशियोज है बहुत स्ट्रांग है, ये 30% प्लस रिटर्न रेशियोज है। मार्जिन इतने ज्यादा नहीं है, बट बिकॉज इनकी ग्रोथ है और इनके मार्जिन जो मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी उससे इनका रिटर्न रेशियोज और इंप्रूव होंगी। तो रेडिंगटन एक ऐसा शेयर है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा फॉर एन इन्वेस्टर। राइट, ऑल राइट दिवान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और अपने स्टॉक्स शेयर करने के लिए। ये हैं दिवान साहब के दबंग शेयर, रेडिंगटन और एचडीएफसी लिमिटेड।